था, ये देखा था। क्लियर है? ये सारी चीजें अपनों ने समझी थी। उसके बाद ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण भी अपनों ने देखा था कि पूरे विश्व में ज्वालामुखी कैसे कैसे या कहाँ का स्थित है, या तो उसमें अपन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी अपनों ने डिस्कस करा था। आज का अपना लेक्चर रहने वाला है भूकंप के ऊपर। किसके ऊपर? तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन बना लेते हैं। सबसे पहले भूकंप होता है क्या है ये देखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दो टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक फोकस के बारे में और एक ईपी सेंटर के बारे में, ठीक है। इसी टाइप से भूकंपी तरंगों के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना, कि भूकंपी तरंगी क्या होती है, कितने प्रकार की भूकंपी तरंगे होती है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपन डिस्कस करेंगे भूकंप के वैश्विक वितरण पर। ठीक है, भूकंप का वैश्विक वैश्विक वितरण देखेंगे। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है आपका क्या, सुनामी। सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे। भूकंप को जो मापने के लिए कौन कौन से यंत्र है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है कौन कौन सी चेतावनी प्रणाली अपने यहाँ भूकंप और सुनामी से संबंधित है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसी में देख लेंगे भूकंप की जो है उत्पत्ति के कारण क्या है। तो इतने सारे डायमेंशन क्या आज अपन डिस्कस करने वाले, क्लियर है? इतने सारे डायमेंशन आज अपनी क्लास में रहने वाले। तो ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती, गतिज ऊर्जा क्या होती है, सर ने पढ़ा है। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, सर ने पढ़ा है, ठीक है। प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होती है, पढ़ा है सर ने। इलास्टिक एनर्जी, प्रत्यास्थ नहीं पढ़ा। हाँ, खींचने के बाद जो एनर्जी आती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा। जैसे रबर को अपन खींचेंगे, खींचने पर उसकी जो है आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने पर उसमें जो ऊर्जा आती है उसे किस नाम से जाना जाता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से जाना। ये सभी आपके आज वाले लेक्चर में बहुत काम में आने वाली टर्मिनोलॉजी। क्लियर है? तो स्टार्ट करते, सबसे पहले डिस्कस करते भूकंप होता क्या है। इसके ऊपर क्या होता है भूकंप, कोई बता सकता है आप में से? हाँ, वाइब्रेशन, बिल्कुल सही है। क्या होता है भूकंप के बारे में, कोई कुछ बता सकता है कि क्या होता है भूकंप डेफिनेशन फॉर्म में? हाँ, ये तो कारण में आ जाए, भूकंप होता है क्या, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ मैं। पता है आपको भूकंप क्या होता है? हाँ ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर क्या है, भूपरपट्टी। तो भूपरपट्टी पर होने वाला कंपन या वाइब्रेशन ही क्या है, भूकंप है। भूकंप अर्थात जो भूपरपट्टी पर होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। क्लियर? कारण क्या है, जो प्लेटों में क्या रहती, स्थितिक ऊर्जा रहती, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को स्थितिक ऊर्जा कहा जाता है। उस स्थितिक ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती, भूकंप की उत्पत्ति होती। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, भूपृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला कंपन जो स्थितिक ऊर्जा के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। क्लियर है कि नहीं डेफिनेशन? क्लियर है कि नहीं डेफिनेशन? अच्छा, इंग्लिश में स्थितिक ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेगी, जो वस्तु की स्थिति के कारण चीज, जो उस वस्तु में निहित ऊर्जा है मतलब उसमें शामिल या उसमें जो है ऊर्जा है। जैसे मान लो ये पंखा भी बंद है, ऐसे समझो डैम बनाया अपनों ने, क्या बनाया, डैम बनाया। डैम डैम बनाने के बाद पीछे पानी इकट्ठा हो गया उसके, है ना। तो पानी स्थिर है अभी, तो उसमें भी ऊर्जा होगी, हर वस्तु में ऊर्जा होती। तो उस पानी अभी स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, स्टेबल एनर्जी जिसे बोल सकते हो अपन, है ना। उसके बाद जैसे ही अपनों ने डैम के गेट खोले, पानी ऊपर से नीचे गिरा, तो पानी की जो नीचे गिरा उस पानी में गति उत्पन्न हो गई कि नहीं हुई, उस गति के कारण जो ऊर्जा आएगी उसे किस नाम से जाना जाएगा, गतिज ऊर्जा। इतना क्लियर है ना। तो भूपृष्ठ माने अपनी जो क्रस्ट है वो, और कंपन माने वाइब्रेशन, है ना। तो जो क्रस्ट है उस पे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अब ये उत्पन्न कैसे होता है, जो उसकी स्थितिक ऊर्जा है, क्या है, स्थितिक ऊर्जा, उसके किस में परिवर्तन से हो रहा है, गतिज ऊर्जा में। बस यही मैंने डेफिनेशन बोली आपको। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ये अपना डेफिनेशन वाला पोर्शन हो गया कि क्या है, इसके ऊपर अपनों ने डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के कारण के ऊपर। इसके ऊपर उत्पत्ति के कारण के ऊपर, अब कारण को अपन दो भाग में डिवाइड करके देख सकते हैं। कितने भाग में, एक होंगे अपने नेचुरल या प्राकृतिक कारण, ठीक है।
एक कौन से होंगे? मानव निर्मित। ठीक है, अब बताओ कि मानव निर्मित कारण क्या क्या हो सकते हैं किसी भूकंप की उत्पत्ति के? हाँ जी, न्यूक्लियर विस्फोट हो सकता है, सही बात है। और क्या हो सकता है? एक डैम वाला एग्जांपल दे सकते हो कि अगर किसी प्लेट की एक, हर प्लेट की एक जो है वेट सहने की एक क्षमता होती। अब उन्होंने समझा था कि पूरी अर्थ बहुत सारी प्लेटों में डिवाइड है, तो किसी भी प्लेट की एक वेट सहने की क्षमता होती। अब पानी इकट्ठा करा, मान लीजिए पहले पूरा सर्वेक्षण नहीं करा कि इस प्लेट की भार सहने की क्षमता कितनी है। अब उस प्लेट पे जो उसकी क्षमता से ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया पीछे, अब डैम बनाया तो पानी कितना भी इकट्ठा हो सकता है, जितना ऊंचा डैम उतना ज्यादा पानी पीछे इकट्ठा हुआ। अब ज्यादा ऊंचा डैम बना लिया, उस प्लेट की जो है भार सहने की क्षमता ही खत्म हो गई, तो प्लेट वाइब्रेट करने लगेगी नहीं करने लगेगी? ठीक है, तो उसी वाइब्रेशन के कारण भी आपकी भूकंप आ सकते हैं। ठीक है, अस्थिर प्रदेश, मान लो कोई जो है प्लेटें अस्थिर क्षेत्र है, मान लो वहां पे जो है प्लेटें गति कर रही है, प्लेटों के किनारों पे कोई स्थिर क्षेत्र है, वहां अपनों ने भारी भरकम सड़कों का निर्माण कर दिया, कुछ ऐसी चीजें बना दी, तो वहां भी भूकंप होने का खतरा बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक न्यूक्लियर विस्फोट हो गया, तो क्या क्या हो सकते हैं? तीन कारण मेजर मेजर आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या? बांध का निर्माण, है ना, अस्थिर प्रदेश में, है ना। दूसरी चीज क्या देख सकते हो? दूसरी चीज देख सकते हो क्या? अधोसंरचना का निर्माण। अधोसंरचना माने सड़कें वगैरह, सारा रेलवे वगैरह सभी इसके अंतर्गत आ जाते। ठीक है, और एक और क्या देखा अपना? न्यूक्लियर विस्फोट। ये मेन मेन तीन रीजन आपके हो गए। न्यूक्लियर विस्फोट तो पता है ना, जैसे न्यूक्लियर बम अपनों ने कहीं फोड़ दिया, तो फोड़ेगा तो वो भी तो जो है एनर्जी रिड्यूस करेगा, उस एनर्जी से भी प्लेटों में वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है, वही कारण देखना। अब प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये बता, कोई बता सकता है? नेचुरल कारण क्या क्या हो सकता है? एक अपनों ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा था सबसे पहले, तो क्लियर है। तो प्लेटें आपस में टकरा रही, उससे भी वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। कौन कौन सी प्लेटें पड़ी थी अपनों ने? तीन प्लेटें पड़ी थी, तीनों के नाम कौन बता सकता है? हाँ, वो तो मैं ही बोल रहा हूँ प्लेट्स, अब तुमने एस लगा दिया उसके पीछे, प्लेट्स हो गई। कौन कौन सी पड़ी थी नाम पूछ रहा हूँ मैं, आप में से कौन नाम बता सकता है क्या तीनों के? आप बता सकते हो? हाँ ठीक है, बताओ ना। तीन टाइप की प्लेटें पड़ी थी, तीन प्रकार की गति पड़ी थी अपनों ने। कौन कौन सी? एक तो दूर जा रही, कौन सी गति थी वो? अब क्वेश्चन आ गया है ना। अब इसके सामने क्वेश्चन आया, ये कैसे करके, ऐसे करके उंगली करके, अरे वो यही करते रह जाओ, इतना तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें चिल्ला चिल्ला कम से कम तीन बार तो बता दिया होगा मैंने क्लास में ही। एक तो ज्वालामुखी पढ़ा तब बताया मैंने, एक प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा तब बताया, दो बार तो हो गया अपनी क्लास में, फिर भी तुम्हें याद नहीं है, तो फिर क्या करे? इसका क्या सोल्यूशन है? क्या है बताओ, हूँ क्या सोल्यूशन बताओ इसका क्या है? हाँ तो वही तो, मैंने क्या 10 मिनट 15 मिनट मांगे तुमसे, अब तुम 10 15 मिनट भी सब्जेक्ट कौन दे सकते हो क्या? ज्यादा नहीं, 10 15 मिनट भी अगर यहाँ यहाँ जो पढ़ा ना वो घर जाके 15 मिनट भी ईमानदारी से जो पीडीएफ यहाँ से दी गई ना, अगर वो भी पढ़ लिया आपने, तो आपका ये सब्जेक्ट का काम तो हो जाएगा। अब आप 15 मिनट भी नहीं दे सको तो क्या करें? क्या करें? समस्या है। और फिर अगर आप 1 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटे से ज्यादा ही हो जाता अपना। अब 1 घंटा यहाँ बर्बाद करके जा रहे हो एक तरीके से, अगर पढ़ नहीं रहे हो, चीजें याद नहीं, तो बर्बाद ही हुआ एक तरीके से। तो 1 घंटा बर्बाद करो तो कुछ तो प्रोडक्टिव निकलना चाहिए ना उसमें से। अब पढ़ोगे तो प्रोडक्टिव निकलेगा। अब मैं क्या एक बार बता सकता हूँ चीजें, दो बार बता सकता हूँ, 3 बार बता दूंगा, पर चीजें जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको याद रह पाएगी क्या? तो याद तो करना पड़ेगी। याद भी क्या करना, 15 मिनट देने हैं बस इस सब्जेक्ट को, ज्यादा नहीं। दिन भर वाली मैथ्स रीजनिंग पढ़ते रहो आराम से, साइंस वगैरह, वही 15 मिनट तो दे सकते हो ना, तो क्यों नहीं पढ़ा? समझो, तीन टाइप की गति होती है। कैसी? एक तो होती है रचनात्मक गति, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है ना, दूर जाएगी तो कैसे ज्वालामुखी निकलेगा, और रचना किसकी? कटकों वगैरह की जो है रचना हो जाएगी। रचना हो रही, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? रचनात्मक गति के नाम से जाना जाता है। एक होती विनाशात्मक गति, दो प्लेटें आ रही आपस में टकरा रही, क्या हो रहा? विनाश हो रहा, तो इसे विनाशात्मक प्लेट हो जाएगी। एक होती है संघर्षी प्लेट है, कैसे? एक प्लेट इधर जा रही है एक आपस में, तो तीन टाइप, तो एक हो जाएगी, अपनों ने दो प्लेटें देखी, एक विनाशात्मक प्लेट है और एक दूसरे में घर्षण करके एक इस साइड से आ रही एक इस साइड से जा रही।
तो इन दो प्लेटों के किनारे आपको भूकंप देखने को मिलेंगे। कितने? दो प्लेटों के। एक होगी विनाशात्मक प्लेट और एक कौन सी हो जाएगी? संरक्षी प्लेट। किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा, दो प्लेट। मतलब मेन कारण क्या है? प्लेटों के किनारे प्लेटों की गति देखने को मिले। क्लियर है कि नहीं? इसमें दो टाइप से हो सकते, दो प्लेट। एक कौन सी? और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? एक कौन सी हो जाएगी? अभी तो बताया कौन सी। हाँ देखो, एक तो हो गई अपनी रचनात्मक प्लेट, ठीक है, एक विनाशात्मक प्लेट, और एक और हो जाएगी अपनी कौन सी? अब किसी प्रकार का कोई जो है नुकसान नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उस वर्ड को? अरे क्या बोलेंगे? अभी तो बताया मैंने। संरक्षी प्लेट। अब देखो ये तो है, अभी बताया ना, अभी भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा यार। तो आप देखोगे पूरी अर्थ पे तो सबसे ज्यादा भूकंप आपको इस वाली प्लेट के किनारे देखने को मिलेंगे, लगभग 85% के आसपास देखने को मिलेगा। ज्वालामुखी में भी यही देखा था अपनों ने। और बाकी बचे लगभग कितने? 10% के आसपास इसके कारण देखने को मिलेंगे। और 5-1% भूकंप आपको मेन मेन इन रीजन के कारण देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से पूरा डिवाइडेशन आप देख सकते हो। क्लियर है कारण? प्लेटों की गति मेन रीजन देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है ना, ज्वालामुखी फूट रहा। तो दो टाइप के ज्वालामुखी पढ़े थे अपनों ने उद्गार। एक दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी पढ़ा था, है ना, और एक कौन सा पढ़ा था? वो तोड़ते वो बाहर निकल रहा था, वो वाला। तो अगर ये पाइप छोटा है मान लो, है ना, और यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार तेजी से हो रहा, तो इस वाले पोर्शन को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। अगर इस टाइप के जो पोर्शन को तोड़ते हुए बाहर निकलेगा तो आसपास के क्षेत्र में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। तो एक कारण वो हो जाएगा आपका कौन सा? ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिले। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? क्लियर? छापो, लिखो। अब तुम्हें क्या लिखवा नहीं पड़ेगा तभी चीजें क्लियर हो पाएगी। लिखो, हेडिंग बनाओ भूकंप। अब क्या पीडीएफ देने का काम बंद करना पड़ेगा? अब ऐसे छपाना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नजर आता नहीं दिख रहा। क्योंकि यहाँ लिखोगे तो एक आध बार तो पढ़ ही रहोगे कम से कम। हेडिंग बनाओ भूकंप। ठीक है, भूकंप। भूकंप से तात्पर्य, भूकंप से तात्पर्य भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ कोष्टक में क्रस्ट लिख सकते हो, भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन से है। भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन से है। क्रस्ट लिख दो ना, क्रस्ट। भूपृष्ठ पर होने वाले कंपन से है जो स्थितिक ऊर्जा के, स्थितिक ऊर्जा के गतित ऊर्जा में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। स्थितिक ऊर्जा की गतित ऊर्जा में, ठीक है, परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हेडिंग बनाओ भूकंप के कारण। कारण लिख दो, लिखो, है ना। अब इसे इस टाइप से चार्ट बना के छाप दो, ये छापो जल्दी। लिखो, फोटो लेना, लिखो। फोटो वोटो काम अब बंद करना पड़ेगा, अब लिखवा नहीं पड़ेगा। लिखो।
अधोसंरचना निर्माण, सड़कें, रेलवे वगैरह, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इन सभी का एक वर्ड होता है हिंदी में अधोसंरचना, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। एक प्लेटो की कहते हैं, एक ज्वालामुखी उद्गार, है ना। लिख लिया, ज्वालामुखी लिख दो, समझ जाओगे, वो तो ज्वालामुखी उद्गार ही होगा, और क्या। क्लियर है। ये 85%, 10% भी लिख लेना। कभी प्रश्न पूछ जाए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस कारण आते हैं, तो आपका आंसर फिर ये विनाशात्मक प्लेट किनारा होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब दो टर्मिनोलॉजी अपन देखी थी शुरू में, देखो ये अपना हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन, किसके ऊपर, इसके ऊपर। दो टर्म, एक होता है आपका फोकस और एक ईपी सेंटर। अब ये होते क्या, इनके ऊपर देख लेते। ठीक है, देखो सबसे पहले ये वाला एक पॉइंट है कोई सा, है ना, अर्थ का एक पॉइंट है, फोकस बोल देंगे। फोकस होता है क्या, बेसिकली जहां पे भूकंप तरंगे सबसे पहले उत्पन्न होती। ठीक है, जहां भूकंपी तरंगे सबसे पहले अब कोई ना कोई पोर्शन तो ऐसा होगा जहां से भूकंप तरंगे स्टार्ट होगी, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, फोकस के नाम से। इसे हिंदी में बोलते हैं भूकंप मूल, और इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। ठीक है, अब यहां से कोई जो है ये भूकंपी तरंग उत्पन्न हो रही, तो भी चारों दिशाओं में जाएगी, एक ऊपर जाएगी, एक इस साइड पे जाएगी, एक इस साइड पे जाएगी। इस तरीके से है, अलग अलग दिशा में जाएगी, एक इस साइड पे जाएगी। ठीक है, ये अपनी क्रस्ट वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, इस टाइप, है ना। तो फोकस से उत्पन्न, फोकस क्या होता है, वो स्थान होता है जहां पे भूकंपी तरंगे सर्वप्रथम उत्पन्न होती। क्लियर। अब यहां से उत्पन्न होने के अलग अलग दिशाओं में जा रही तरंगे। अब जिस स्थान पे जाके सर्वप्रथम हमें भूकंप का अनुभव होगा, मान लो वो स्थान कौन सा, ये वाला पोर्शन ऐसा है कि जहां पे भूकंप तरंगे यहाँ से उत्पन्न होने के बाद सर्वप्रथम पहुंच रही, तो जिस स्थान पे भूकंपी तरंगे फोकस के बाद सर्वप्रथम क्या की जाती, अनुभव की जाती, वो स्थान क्या कहलाएगा, आपका इपी सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इपी सेंटर। इपी सेंटर, क्लियर है, इसको बोल देंगे इपी सेंटर। छापो, हेडिंग डालो, भूकंप मूल, फोकस, भूकंप मूल या फोकस। अब ठीक है, भूकंप मूल है ना। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, फोकस कहलाता है ना। भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है, भूकंप मूल कहलाता है। दूसरी हेडिंग डालो, इपी सेंटर। इपी सेंटर, ठीक, इसको इपी सेंटर ही याद करना, हिंदी में बहुत अटपटा सा नाम है इसका, इपी सेंटर याद करना। ठीक है, इपी सेंटर वह स्थान जहां फोकस के बाद सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, इपी सेंटर कहलाता है। भूकंपी तरंगों का अनुभव किया जाता है, इपी सेंटर कहलाता है। डायग्राम छाप देना है। फुटबॉल स्टेडियम बन गया अपना।
ठीक है ना, छप दिया। ये प्रश्न आया था एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 में 3 नंबर में। दोनों दिए हुए थे, भूकंप मूल और वीपी सेंटर, दोनों को लिखना था। बस ये डेफिनेशन लिख के आनी थी, छोटा सा डायग्राम छापना था, 3 में से 3 नंबर मिल जाते आराम से। देखो एमपीपीएससी के प्रश्न सोल्व कर रहा, और क्या चाहिए है ना, क्लियर है। अब भूकंपी तरंगों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई फोकस से कोई तरंग उत्पन्न हो, अलग अलग दिशा में जा रही। अब जो ये तरंगों के फॉर्म में जा रही ना, 3 टाइप की तरंगे हो सकती, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी प्रकार की तरंगों के उत्पन्न डिस्कस करते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी, हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक तरंगे, ठीक है। इनके ऊपर, हर तरंग के ऊपर 3-4 डायमेंशन में अपन चर्चा करने वाले, है ना। सबसे पहले देखेंगे किस टाइप की तरंगे, अनुदैर्ध्य प्रकृति की, अनुप्रस्थ प्रकार की। ये देखें, ये तो क्लियर है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखेंगे इनकी स्पीड कितनी होती है ना, स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज देखेंगे कि किस किस माध्यम में गति कर सकती है, ठोस माध्यम में करेगी या तरल माध्यम में भी कर सकती है, या दोनों में कर सकती है, या दोनों में नहीं कर सकती। इस टाइप से अपन पूरा डिस्कस करने वाले, ये 3-4 डायमेंशन अपने इसके ऊपर रहने वाले। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, पहले लिख लो उसके बाद समझ लेते हैं। प्राथमिक तरंगे हेडिंग डालो, रुको पहले लिखना, कुछ पेरा लिखना है। सबसे पहले लिखो भूकंप के समय, ये मत लिखो, वो हो गया एपी सेंटर का डायग्राम बना दिया होगा, एक लाइन छोड़ के लिख देना। लिखो, मैं बोल रहा हूँ भूकंप के समय जो ऊर्जा, भूकंप के समय जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा, इंग्लिश में इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की, भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती है। अरे एक तो मैं मन से बोल रहा हूँ, बुला देता हूँ, है ना। भूकंप मूल से तरंगे निकलती है ना, उससे कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है ना। इन्हें 3 श्रेणियों में रख सकते हैं, 3 श्रेणियों में रख सकते हैं। अब डालना पहली हेडिंग, प्राथमिक तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगे डाल दिया। लिखो इसमें प्रकृति, ऐसे डालना, पहली हेडिंग डालना प्रकृति, उसके आगे लिखना गति, डालना उसके आगे लिखना माध्यम, डालना फिर उसके आगे लिखना, ऐसे कीवर्ड्स में लिखना, ठीक है। एक ही लाइन में क्या, आधी आधी लाइन में हो जाए, है ना। सबसे पहले लिखो कौन सा, प्रकृति। प्रकृति में डालना इसमें अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे होती, ठीक है। अनुदैर्ध्य हो गया। अब मेरा प्रश्न सुनो सबसे पहले, निम्नलिखित में से, है ना, प्रश्न सुनना ध्यान से, उसके निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है ना। प्राइमरी नहीं, प्रश्न सुनो पहले, इसीलिए तो बोला है प्रश्न सुनो पहले। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है ना। ऑप्शन है पहला ध्वनि तरंगे, ऑप्शन है दूसरा प्रकाश तरंगे, ऑप्शन है उपरोक्त तो दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिजिक्स पढ़ी होगी, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ पढ़ा है सर ने, तो फिर मुझे लगता है कि आप कैपेबल हो कि इसका आंसर दे सकते। प्रकाश होता है अनुदैर्ध्य, पक्का। अच्छा, प्रकाश अनुदैर्ध्य होता है मतलब, है ना। क्या होता है आप बताओ, आप चलो, उसने तो बता दिया प्रकाश, आपका आंसर क्या है। अरे दो में से एक बता दो, ऑप्शन दिए मैंने, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पूछ रहा। ध्वनि, प्रकाश, दोनों, दोनों में से कोई नहीं, क्या आंसर होगा। दोनों है ना, चलो इसका दोनों है, ठीक है। आपका दोनों ही लगाओगे, आपका दोनों, आपका दोनों ही, आपका भी।
अरे तो एक चूज चूज ऐसे एग्जाम में आ गया तो ऐसे बैठे रहोगे फिर, और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, मान के चलो आप फिजिक्स वगैरह से तो इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। तो फिर क्या पढ़ा आपने अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में? सबसे देखो, ध्वनि तरंगी जो होती है ना अपनी, कौन सी? ध्वनि तरंगी। और एक और ऑप्शन ऑप्शन क्या दिया अपना? प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंगी होती अनुदैर्ध्य प्रकार की, और ये प्रकाश तरंगी होती अनुप्रस्थ प्रकार की। अब क्या होती है डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या? कौन सी? हाँ देखो, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगी ऐसी होती जो किसी तरंग संचरण की दिशा में गति करती, ठीक है, और अनुप्रस्थ शंग गर्त वगैरह में चलती। क्लियर है ना? क्लियर है? ये माध्यम हो गया कि नहीं हो गया, वो छोड़ो, अब सर से पूछना और अच्छे तरीके से समझाइए हो। ये क्लियर है कि नहीं? माध्यम क्लियर है? अब लिखो इसकी कौन सा डायमेंशन बच रहा है अपना? गति। गति हो गया। इसकी होती है लगभग 10 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। दस से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना? माध्यम ठीक है, ये ठोस तरल लिख दिया, इनके नीचे ऐसे डैश लगा के लिख दो। इसमें इसकी ठोस में अधिक होती है, तरल में थोड़ी कम होती है, इस टाइप से। और ये लिखा ना 10 से 13, इसमें लिख देना सर्वाधिक गति, ऐसा। इसके आगे 10 से 13 लिखा, इसके आगे कोष्टक में सर्वाधिक गति लिख देना। अरे लिख दो तो मैं समझाऊंगा तब और क्लियर हो जाए। सर्वाधिक गति लिख देना 10 से 13 के आगे। ये हो गया ठोस तरल, इसके अधिक कम। ठीक है, दूसरी हेडिंग बनाओ। दूसरी हेडिंग बन जाएगी आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। इसका ही नाम है सेकेंडरी, इसका ही नाम है। अनुप्रस्थ भी इसे ही बोलते, गौण तरंगे भी इसे ही बोलते। सब नोट में लिख देंगे अपन, है ना? ठीक है, अब इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो अनुप्रस्थ प्रकार की हो जाएगी। अब घर से पढ़ के लाते तुमको कॉन्फिडेंस, अब मेहनत करो, कॉन्फिडेंस आए तो भी मैं समझाता, आराम से बैठे रहते आराम से। अब पढ़ोगे ही नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा? मोटिवेशन किसी भी टीचर को किस चीज से मिलता है? कि जो पढ़ाया उसका रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। अब आपको ही नहीं पता प्लेटी कितने प्रकार की, नॉर्मल सा प्रश्न है। कल एक ग्रुप में एक प्रश्न डाला, एक तूने आंसर दिया और एक और किसी ने आंसर दिया था, वो भी वो एमपीपीएससी वाली लड़की ने आंसर दिया, उसने भी गलत आंसर दिया है ना, पर दिया तो है। आप में से और किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? वो देखा ही, और क्या चाहिए है? हाँ तो आपने दिया होगा। आपकी सब पे लग जाएगा वो तो, सब पे राइट कौन सा है सही कौन सा है तो अपन क्लास में डिस्कस करेंगे फिर क्यों? उसी से तो पता चलेगा कि किसकी कैसी तैयारी है। मैं तो डाल दूंगा, अब आपका रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है उस पर तो क्या मतलब फिर? मैं तो डाल दूंगा, मैं तो सब डाल दूंगा पर लगाने भी तो पड़ेंगे। बोले एक एक ऐसे करेंगे कि अब 5-5 प्रश्न रोज डालेंगे। कितने? 5-5। कितनी देर लग रही? 5 सेकंड लगेंगे एक पे टिक करने में, 1 मिनट मान लो। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे तरीके से। जैसे अपन क्लास में डिस्कस करें वैसे ही प्रश्न था, कोई भारी भरकम प्रश्न था क्या? नहीं था, तो फिर भी क्यों नहीं अलग बना आप लोगों से? समस्या है फिर तो। लिखो अनुप्रस्थ तरंगी, ये लिख दिया प्रकृति, है ना? अनुप्रस्थ प्रकार की प्रकृति होती है इनकी। ठीक है, गति। गति लिखो इनकी कितनी? 7 से 8 किलोमीटर के आसपास इनकी गति होती। 7 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना? माध्यम लिखो ठोस, केवल ठोस। यहीं से प्रश्न बनेगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी तरह केवल ठोस माध्यम में चल सकती, तो आपका आंसर कौन सा हो जाए? अनुप्रस्थ या सेकेंडरी वेव्स या गॉड वेव्स हो जाएगा। ठीक है, ठोस माध्यम।
क्लियर है ना। उसके बाद थर्ड हेडिंग बनाओ, या एक विशेष करके एक टॉपिक लिख दो कि पृथ्वी के कोर तक ये तरंगे नहीं पहुंच पाती, है ना। पृथ्वी का जो कोर वाला रीजन पढ़ा था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 3 डायमेंशन देखे थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये जो तरंगे होती है ना, कोर वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती। किसमें? कोर वाले क्षेत्र में। इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी का जो कोर है वो शायद लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये क्या होती है, पृथ्वी की कोर तक नहीं पहुंच पाती है, ये विशेष में लिख दो। प्रश्न भी आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पृथ्वी के कोर पे नहीं पहुंच पाती, तो आपका आंसर कौन सा? अनुप्रस्थ। सिंपल सा लॉजिक, ये केवल ठोस माध्यम में चलेगी, ये लिक्विड फॉर्म में तो यहाँ तक पहुंच पाएगी क्या? इसमें चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि अपनों ने ऊपर ही लिखा है केवल ठोस माध्यम में चलेगी। बनाओ तीसरी हेडिंग, धरातली तरंगे। सरफेस वेव्स, है ना। सबसे पहले लिखो इनकी गति पृथ्वी के ऊपरी भाग में होती। कैसे गति? पृथ्वी के ऊपरी भाग में, क्रस्ट वाले में होती, सर्वाधिक गति, ठीक है, क्रस्ट में होती। इनकी गति लिख दो क्रस्ट आगे। क्लियर? इसके अलावा ये दूसरे माध्यम में भी चल सकती है, पर सबसे जो कम स्पीड होती है ना इनकी, यही देखने को मिलती है क्रस्ट में। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से तरंगे चलती है। और विशेष में लिख दो सर्वाधिक विनाशकारी प्रकृति की तरंगे होती। सबसे ज्यादा जो नुकसान करने वाली तरंगे होती है वही यही होती, सर्वाधिक विनाशकारी। विशेष हेडिंग डालो, उसमें लिखो सर्वाधिक विनाशकारी। नहीं, प्रकृति मिक्सचर ही रहती है इनकी, दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। ऐसा कोई प्रकृति से इससे प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न उन दोनों की इसी से बनेगा आपका। इससे ये प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक घातक कौन सी तरंगी होती, तो यही होती। स्पीड से कम चल रही है तो सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाएगी? यही पहुंचाएगी। तो इसलिए सर्वाधिक घातक या विनाशकारी कौन सी होती, तो यही होती। बस बस ये लिखना है इसमें, है ना। पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट वाले लेयर में चलती है, यहाँ ही इनकी गति सर्वाधिक कम होती है। और इनकी जो स्पीड की बात करी अपनों ने, तो कितनी करी? 3 किलोमीटर के आसपास इनकी स्पीड होती है ना। उसके बाद स्पीड कम होगी तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगी, स्पीड कम होगी तो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाएगी। अब देखो, धीरे स्पीड है तो ज्यादा देर तक वाइब्रेट करेगी, और अगर स्पीड ज्यादा है तो तेजी से वाइब्रेट करते हुए निकल जाएगी। अगर किसी की स्पीड कम है, ज्यादा देर वाइब्रेट करेगी तो ज्यादा नुकसान होगा कि नहीं होगा? इसलिए ये क्या होती है? सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि स्पीड इनकी क्या होती है? कम होती है। क्लियर? तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि चीजें और आसान हो जाए। तो कितने टाइप की तरंगे पढ़ी अपनों ने? 3 टाइप की तरंगे पढ़ी। सबसे पहले देखिए अपनों ने प्राथमिक तरंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, उसके बाद धरातली तरंगे देखी। प्राथमिक तरंगे क्या होती? इनकी गति सर्वाधिक होती है। सबसे पहले तो गति लगभग आपने 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास इसकी गति होती। अब ये क्या करती? पृथ्वी के हर भाग में चल सकती है, ठोस में भी चल सकती है, तरल में भी ये गति कर सकती है। क्लियर है? ठोस तरल दोनों में गति कर सकती है, 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। किस प्रकृति की होती है? तो अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है, अर्थात ध्वनि तरंगे जिस प्रकार से चलती है उसी प्रकार से ये तरंगे चलती है। उसके बाद आता है अपनी कौन सी? सेकेंडरी वेव्स पढ़ा अपनों ने। सेकेंडरी वेव्स की बात करें तो ये केवल ठोस माध्यम में चलती है। ये प्रश्न बनेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम में चलती है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? है ना, सेकेंडरी वेव्स या अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग ठोस माध्यम में चलती। इनकी गति लगभग कितनी होती? 7-8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के आसपास देखने को मिलती, और केवल ठोस माध्यम में चलती, ये देखा अपनों ने। और इनकी प्रकृति देखी किस माध्यम की होती। उसके बाद अपनों ने किस में? धरातलीय तरंगों के बारे में समझा। धरातलीय तरंगे सबसे कम स्पीड से चलती क्रस्ट वाले लेवल। इसकी स्पीड देखिए अपनों, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है और सर्वाधिक विनाशकारी होती है। बस इतना ही आपको देखना है। क्लियर? अब प्रश्न आएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सर्वाधिक गति से चलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक तरंग है। ठीक है। पूछा निम्नलिखित में से कौन सी तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धरातलीय तरंग हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड सबसे कम होती। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग पूछ लेगा केवल ठोस माध्यम में चलती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय सेकेंडरी वेव्स हो जाएगा। इसी टाइप से इससे आपके प्रश्न बनने वाले हैं ना।
इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा, इससे ज्यादा और डीप जाके भी पढ़ने का क्या मतलब जब अपने काम का ही नहीं है तो। ठीक, ये तरंगों के बारे में देख लिया। अब ये तरंगे जो चलती है ना, तो पृथ्वी के ऐसे अलग अलग कोणों में अपन डिवाइड कर सकते हैं अर्थ को, है ना। ये अपनी अर्थ है, तो यहाँ से कोण बनता है दोनों साइड पे ना। ये कोण बन रहा है 105 से 145 डिग्री का, है ना। तो तीन प्रकार की तरंगे पड़ी, ये तीनों प्रकार की तरंगे इस क्षेत्र में नहीं चल पाती, है ना। इस वाले क्षेत्र में भूकंप का अनुभव नहीं किया जाता, ये तरंगे इस वाले क्षेत्र में 105 से 145 डिग्री के वाला जो रीजन है उसमें प्रवेश नहीं कर पाती, है ना, प्रवेश नहीं कर पाती, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, भूकंप का छाया क्षेत्र बोल देंगे। भूकंप का क्या बोल देंगे, छाया क्षेत्र बोल देंगे। तो कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य हो जाएगा, तो 105 से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा, भूकंप का छाया क्षेत्र कहलाएगा। आज तो एकदम बोर वाली क्लास है यार, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग बचा ही नहीं। अब आप मेहनत करके लाओगे, 10-15 मिनट दोगे तो अंदर से भावना आएगी, क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास करेंगे। क्या? अच्छा यूं फोटो दिख रहा है इसलिए। सब दिखेंगे दिखेंगे। अरे एक्चुअली में क्या है कि सर ने टाइप नहीं किया पीडीएफ यार, तो पीडीएफ से ही पढ़ा देता मैं। ठीक है, मेन समस्या तो होगा सर ने पीडीएफ टाइप नहीं किया। तो 105 से 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा, भूकंप का छाया क्षेत्र। छाप लो इसे और का। यही प्रश्न बनेगा आपने निम्नलिखित में से भूकंप का छाया क्षेत्र, ऑप्शन दे दिया 105 से 145, 100 से 105 दे दिया, इस टाइप से ऑप्शन बन गए तो अपना आंसर क्या हो जाए, ये हो जाए। हो गया। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक देखते समझते अब यार, बहुत लिख लिया आपने। सुनामी के बारे में समझते अपन, ठीक है, किसके बारे में, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आता है सुनामी। इसके अलावा जैसे विश्व में वैश्विक वितरण, ये तो आप उससे टाप लेना है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसे छाप लेना। 4 प्रकार की पेटियां देखी थी अपनों ने, जो भूकंप में समझी थी ना, वो की वही पेटी आपको देखने को मिलेगी, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को। और एक भारत में छाया चित्र, तो अपन भारत वाला जब पढ़ेंगे, या ये पढ़ के अपन हिमालय की उत्पत्ति समझ लेंगे, तो उससे आपका और क्लियर हो जाएगा, है ना। अब सुनामी के बारे में देखते हैं। सुनामी कहाँ आती है, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या थल में आती है, जल में आती, जल में आती, ठीक। पानी में हमेशा सुनामी देखना। सुनामी मतलब एक जापानी शब्द है, उससे मिलकर बना हुआ था। उस जापानी शब्द का मतलब होता है ऊंची ऊंची लहरें। तो मतलब ऊंची ऊंची लहरें जहाँ उठेगी उनको सुनामी बोल देंगे, क्लियर है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जापानी शब्द है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसी साइड पे सुनामी आती है, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया, है ना। तो कहाँ आती है, सबसे पहले जल में आती। अब मान लो कि प्लेटें अलग अलग जा रही है ना, अब समुद्र के बीच में भूकंप उत्पन्न हो गया, है ना। ये प्लेट, ये अपना ओशियन हो गया, है ना, समुद्र हो गया। अब ये प्लेट जा रही है अपनी कौन सी, महासागरी। और यहाँ इसके आसपास कौन सी, महाद्वीपीय प्लेट। आपस में टकराई, विनाशात्मक प्लेट हो गई। ये प्लेट नीचे धसी, है ना, महासागरी वाली। और ये वाली प्लेट ऊपर उठा गई। तो यहाँ पे जो है हलचल हुई, उससे क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। ये सारी घटना हो रही है समुद्र के बीच वाले भाग में। तो समुद्र में जो है वाइब्रेट उत्पन्न हुआ। अब समुद्र में क्या, पानी है, तो पानी क्या हुआ, ऊपर नीचे होने लग जाए। अब क्या, वही पानी ऐसे हिलोरे मारने लगे, ऐसे हिलोरे मारने लगे ऐसे। अब इनकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो ये पानी तटों पे आएगा। तो तट में जैसे मान लो कोई तट के किनारे कोई शहर बसा हुआ है, मान लो केरल है अपना, केरल समुद्र के किनारे, उधर तमिलनाडु वाला एरिया हो गया। तो तट के किनारे जो भी शहर है, उसमें क्या होगा, समुद्र का पानी घुस जाएगा, नहीं घुस जाएगा, घुस जाएगा। तो ये क्या करेगी, तटों पे सर्वाधिक क्या करेगी, नुकसान करेगी। अब मेरी बात सुन, समुद्र में पानी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बीच में होता है। तटों पर आते होते पानी कम हो जाए कि नहीं हो जाए। जब महासागर पढ़ेंगे तो पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसकी, कि जो है महासागरी तट पढ़ेंगे, उसके बाद महासागरी मैदान पढ़ेंगे, गर्त पढ़ेंगे, इस टाइप से कुछ पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। समुद्री कैसे क्या सिस्टम रहता है उसके, सिस्टम, है ना। उसके बाद क्या होता है कि समुद्र में गति कर रही, तो ये तरंगे सर्वाधिक गति क्या होगी, समुद्र के मध्य में होगी कि नहीं होगी,
समुद्र के बीच में होगी, अब ये स्पीड से आ रही और सर्वाधिक नुकसान तटों पे पहुंचाएगी ही नहीं पहुंचाएगी, बस यही है और क्या, यही सुनामी है आपकी। उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, समुद्र के बीच में अगर कोई भूकंप उत्पन्न हो रहा है, उससे क्या होगा, समुद्र का जो पानी ऊपर उठने लग जाएगा, हिलोरे मारने लग जाएगा, और वही समुद्र के बीच में ऐसे गति करने लग जाएगा, फ्लोट करने लग जाएगा, नीचे जा रहा ऊपर आ रहा है, नीचे जा रहा ऊपर आ रहा है ना, इसी टाइप से। तो ये आपका क्या हो गया, सुनामी। अब प्रश्न आ गया सुनामी तो आप कैसे करके आओगे, ऐसे करके आओगे ना, ये आपका सुनामी हो गया। क्लियर है, बस इतना ही समझ लो सुनामी के बारे में, और कुछ समझने की आपको आवश्यकता नहीं। लिख लो सुनामी के बारे में, छाप लो थोड़ा सा। सुनामी, सबसे पहली लाइन लिखो। हाँ, जापानी शब्द, सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु प्लस नामी से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है ना, चाय गरम गरम पी ली तो अपने क्या होता है, मुंह से सू निकलता है ना। चाय गरम गरम पी ली अपना तो मुंह से क्या निकलेगा, सू निकलेगा ना। सू का मतलब होता है तीव्र तरंगे, क्या होती, सू प्लस नामी, सू नामी। आपके हिंदी में आएगा ना, एसएससी में, जीडी, इसमें दिल्ली पुलिस में हिंदी भी है ना, तो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, संधि विच्छेद वगैरह, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पास करना ही नहीं करना ही, बताओ पहले। है ना उसमें हिंदी शायद 10 नंबर का। सुनामी हो गया ना, सु प्लस नामी, सु का अर्थ होता है तीव्र तरंगे और नामी मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह। अर्थात वह समुद्री तरंग जो, वह समुद्री तरंग जो बंदरगाह को प्रभावित करे, सुनामी कहलाती। वह समुद्री तरंग जो बंदरगाह को प्रभावित करे, सुनामी कहलाती। ठीक है, ये हो गया। अब लाइन चेंज करके लिखो, सुनामी एक दीर्घ तरंग है। सुनामी किसी टाइप की तरंग है, दीर्घ प्रवृत्ति की तरंग देखने को मिलती, दीर्घ तरंग। ठीक है, सुनामी दीर्घ तरंगे। प्रश्न आएगी सुनामी किस प्रकार की तरंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घ प्रकृति की तरंगे देखने को मिलते हैं। क्लियर है, दीर्घ तरंगे हैं जो समुद्र तल के समानांतर, समुद्र तल के समानांतर या समांतर विशाल तरंगों के रूप में संचरित लिखाऊंगा, पढ़ने बैठे संचरित क्या होता है, चलती है ना, है ना, भारी पड़ जाएगा संचरित, इतना टिपिकल हिंदी में भी घुस के क्या करना, संचरित या चलती है ना। क्लियर, उसके बाद जिसकी तरंग आवृत्ति, वेव फ्रीक्वेंसी है ना इंग्लिश में, तरंग आवृत्ति और तरंग आयाम एम्पलीट्यूड है ना, तरंग आवृत्ति और तरंग आयाम, आयाम में तट की ओर निरंतर वृद्धि होती है। क्या देखा, तरंग आवृत्ति और तरंग आयाम में तट की ओर निरंतर वृद्धि होती, तट हमारे कोस्ट है ना। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो पेरा लिखा अपनों ने, क्लियर है, लिखो लाइन चेंज करें। सुनामी लहरों के साथ, लहरों के साथ जल की गति संपूर्ण गहराई तक होती है। देखो यहां से वाइब्रेट हो रहा, समझो पहले इसे, लिखो लिखो पहले, छूट गया तो फिर समस्या आएगी, शायद दूसरी बार थोड़ी बोलेंगे, है ना। देखो यहाँ मान लो ये अपना ओशियन है ना,
ये अपना ओशियन है। अब यहाँ से कोई तरंग चली, तो तरंग चलेगी ना, तो मान लो यहाँ से कोई तरंग उत्पन्न हुई है ना, भूकंप, तो पहले वो नीचे जाएगी, फिर यहाँ का जितना ही पानी है ना उसको ऐसे ऊपर उठाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ का पानी ऊपर उठाएगी। तो इसकी गति समुद्र के बिल्कुल तल तक हो रही नहीं हो रही, जितना भी पानी होगा ना वो सभी को ऊपर उठाएगी, इसीलिए तो प्रलयकारी होती है। ठीक है, अब ये है, तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, तरंग धैर्य तरंग आवृत्ति पड़ा हुआ। तो इसकी जो तरंग धैर्य होती है वो कितनी होती है, लगभग 160 किलोमीटर के आसपास होती है। हाँ 160 किलोमीटर के 160 किलोमीटर है ना, लिखो। ये सब बना लोगे तो बढ़िया रहेगा आपका समझने में कि इस टाइप की स्ट्रक्चर होती। ज्योग्राफी की आधी चीजें तो डायग्राम के ऊपर ही खेल मतलब क्लियर हो सकती है आपकी, है ना। क्लियर है, लिखे आगे, लिखो। ठीक है, सुनामी का तरंग धैर्य 160 किलोमीटर तक देखा गया है। तथा इनकी गति अधिकतम 650 किलोमीटर प्रति घंटा, अवर, प्रति अवर, है ना, प्रति अवर। हाँ वही, किलोमीटर प्रति अवर देखी गई अधिकतम गति है ना, बस यही हो गया आपका। है ना। अब जैसे ये लिखाने की जरूरत है क्या कि बीच में सर्वाधिक गति होती है, तटों पे कम हो जाती है, ये सारी चीजें तो समझ नहीं। एक चीज लिख लो जो आपके, मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की। दो प्लेटें पड़ी थी, एक अपनों ने प्रशांत महासागरीय प्लेट पड़ी थी, हो गया टाइम। ठीक, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट पड़ी थी, उसमें एक महासागरीय जो अपना महाद्वीपीय प्लेट पड़ी, आपस में टक्कर हो रही, वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा, सर्वाधिक जो ज्वालामुखी देखोगे आप, तो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है ना उसी के किनारे देखने को मिलेगी। कौन सी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसी के ऊपर अपना कौन सा प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा। अब सर्वाधिक भूकंप इसी प्लेट के किनारे आ रहे हैं, तो सुनामी के लिए सबसे मतलब संवेदनशील एरिया कौन सा महासागर होगा, प्रशांत महासागर होगा। यही लाइन लिखनी है आपको, लिखो। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे संवेदनशील स्थिति में है। ठीक है, और लिख लो महासागरीय प्लेटों के अभिसरण की स्थिति में, अभिसरण माने टकराव, है ना, महासागरीय प्लेटों के अभिसरण की स्थिति में ये सर्वाधिक शक्तिशाली होती है ना। अब एक लास्ट हेडिंग बना 2004 की सुनामी जो अपने भारत में आई थी, कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी उसने। तो 2004 की सुनामी ऐसे हेडिंग डाल लो, उसके अंदर दो चार पॉइंट्स लिख लेना। सबसे पहला कारण, ऐसे हेडिंग बनाओ, कारण क्या था इसका, तो इसका कारण था हिंद महासागर के तल में, हिंद महासागर के तल में बर्मी प्लेट का, बर्मी प्लेट जो म्यांमार वाला क्षेत्र है ना अपना, बर्मी बर्मी बर्मा वाला रीजन जो है ना, बर्मी प्लेट का, बर्मी प्लेट का भारतीय प्लेट के नीचे अभिसरण, ऐसे लिख सकते हो, अभिसरण, क्षेपण, हिंदी में बोलोगे क्षेपण,
काम करने अभिसरण लिखो सबसे बड़ी, अभिसरण, ठीक है, ये मेन रीजन था। अब मेरी बात सुन, एक प्लेट टकरा दी, अंदर अभिसरण हो रहा, तो यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होगा, और हिंद महासागर में उत्पन्न हो रहा, तो हिंद महासागर के पानी वाला क्षेत्र हो गया, और कैसी होगी ये लहरें उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? अगर प्लेट का अभिसरण हिंद महासागर के तल में हो रहा, तो वहां पे वाइब्रेशन उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। ये लिख लिया आपने, डेट लिख लिया आपने, 2004 में आई थी, है ना? और सर्वाधिक इसने नुकसान पहुंचाया था इंडोनेशिया को, सर्वाधिक नुकसान इंडोनेशिया को हुआ था इससे। डेट कोई पूछे आपसे तो डेट भी लिख सकते हो, 26 दिसंबर। मेन पता होना चाहिए, कोई पूछ ले कि 2004 की सुनामी के बारे में जानते हो क्या, तो आप बोल देना हाँ जानते हैं कि बर्मी प्लेट का भारतीय प्लेट के नीचे है। तो क्या करते हैं, वो प्लेट को बोल के आते कि तू 4-5 दिन बाद छपड़ करना नीचे 1 तारीख को। ठीक है, तो ये सारा अपना पोर्शन हो गया। अब जो ने कुछ तकनीकों के बारे में पढ़ा था, अब सुनामी आ रही है, अब सुनामी से तबाही भी होती है, तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी तो विकसित करी होगी कि जिससे सुनामी आने से पहले हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाए, तो अपन तट वाले जो इलाके उनको खाली करवा सकते। तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित करी जिसका नाम है डोल्ट। क्या है? डोल्ट, है ना? लिखो, तकनीकी हेडिंग डाल लेना, जैसे वो अपना हेडिंग डाली थी ना उसमें जाओ। क्या हेडिंग डाली थी? चेतावनी प्रणाली हेडिंग डालना, है ना? देखो ये वाले टॉपिक तो अपन उससे टाप लेना जो पीडीएफ दे देंगे आपसे, सुनामी का वैश्विक वितरण। सुनामी का तो क्या है, वैसे प्लेटें को एक्सचेंज, अगर भूकंप का समझ लिया तो सुनामी वैसे क्लियर हो जाएगी, है ना? डोल्ट लिखिए, इसका पूरा नाम लिखना। हाँ, डोल्ट लिखा है ना हेडिंग बना के, उसके आगे लिखना, इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो, डीप ओशियन। नहीं तो इसका डोल्ट का नाम इंग्लिश में याद करना पड़ेगा आपको, हिंदी में क्या, इंग्लिश नाम ही है तो इंग्लिश ही होता। डीप ओशियन, डीप माने गहरा, ओशियन माने समुद्र, है ना? डीप ओशियन असेसमेंट, असेसमेंट assessment and reporting, assessment and reporting of सुनामी। सुनामी के आगे टी आता है ना, सुनामी। क्लियर है? तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि डोट का पूरा नाम क्या है ना? डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक, इसके दो भाग होते हैं, जैसे ये अपने डीप ओशन असेसमेंट टेक्नोलॉजी है ना, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका सुनामीटर, है ना? ऐसे हेडिंग बना के लिख लो, डीप ओशन असेसमेंट लिखा ना, उसके नीचे इस टाइप से दो पेड़ बना लो, उसके एक साइड पे लिखना सुनामीटर, इस टाइप से मैं बोलो जो लिखते जाए, एक पाए पे लिखना सुनामीटर, 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 है ना? सुनामीटर हो गया। दूसरे पे लिखो सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण, सिग्नल भेजने वाला, हाँ, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण, सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण, दो भाग होते हैं। ठीक है, दो पाए बना लिए, एक साइड पे सुनामीटर, एक साइड पे ये लिख लिए। अब सुनामीटर क्या काम करता है उसके नीचे लिख लो, ऐसे तीर का निशान बना है ना?
लिख लोगे, लिखो सुनामीटर के नीचे। ये क्या काम करता है? समुद्र तल में आए भूकंप की तीव्रता की जानकारी देता है। समुद्र तल में जो भूकंप आ रहा है उसकी तीव्रता की जानकारी देगा। एक आता है आपका सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग उपकरण। ये काम करता है आपका जो है सुनामी के संभावित खतरे की जानकारी देगा। इन द सेंस की लहरें कितनी ऊंची उठ सकती है, कितनी क्षति पहुंचा सकती है, कितने अंदर तक घुस सकती है, इस टाइप की जो जानकारी देगा, खतरों के बारे में जानकारी देता है।